बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की जो मखसूस नशस्तों वाला मामला है या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की आप मखसूस नशस्तों का मामला कह सकते हैं, ये बड़े लंबे अरसे से लटका हुआ है और ये जो मखसूस नशस्तों के ऊपर दूसरी जमातों की ख़वातीन को लाया गया था, वो सारा मामला ख़त्म हो गया था जब 3 रुकनी बेंच ने इस मामले को सुना। थोड़े दिन पहले ना सिर्फ सुना बल्कि उसमें फिर एक फ़ैसला दे दिया गया और फिर लार्जर बेंच के लिए ये मामला रेफ़र कर दिया गया कादी फ़ाइज़ ईसा साहब को। और अब इस मामले में फुल कोर्ट समाअत होगी। यानी मैं आपको थोड़ा बता दूं कि ये केस क्या है, जिन लोगों को पहले नहीं पता वो ज़रा समझ लें। जो भी जमात कौमी असम्बली की नशिस्त को जीतती है, तो जितनी नशिस्तें वो जीतती है जमात, उस हिसाब से उनको एक मखसूस रेशो के हिसाब से मखसूस नशिस्तें मिलती हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी ने 100 सीटें कौमी असम्बली की जीत ली हैं तो उनको 33 नशिस्तें ख़वातीन की मिल जाएंगी। अक़लियतों की मिल जाती हैं, बाकी भी मिल, लेकिन ख़वातीन की नशिस्तों की तादाद इसमें ज़्यादा होती है। तो ये जो मखसूस नशिस्तें हैं, इसके लिए वही पार्टी एलिजिबल होती है जिसके पास ज़्यादा सीटें होती हैं, वो उतनी ज़्यादा मखसूस नशिस्तें ले जाती है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के उम्मीदवारों ने क्योंकि इस मरतबा आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा था, तो इस वजह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के उम्मीदवार जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए तो उनको लगा कि क्योंकि हम सारे इकट्ठे होकर एक जमात में शामिल हो गए हैं तो मखसूस नशिस्तें हमें मिल जाएंगी। लेकिन वो नहीं दी गई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को, बल्कि वो नशिस्तें उन जमातों में बांट दी गई जिनके उम्मीदवारों को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के उम्मीदवारों ने हराया था। हारने वालों को जीतने वालों की नशिस्तें दे दी गईं। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया। फिर ये मामला जो है पेशावर हाई कोर्ट में गया और वहाँ से फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँच गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले को रोक के ये मामला लार्जर बेंच के लिए भिजवा दिया था कादी फ़ाइज़ ईसा साहब को। अब इसमें जो आज की खबर है वो ये है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दस्तयाब 13 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बेंच तश्कील दे दिया है। सिर्फ इसके अंदर एक मुअज़्ज़िज़ जज साहिबा मौजूद नहीं होंगी, क्योंकि 14 टोटल जजेस हैं, एक मौजूद नहीं होंगी, तो जस्टिस मुसर्रत हलाली साहिबा दिल की तकलीफ़ के बायस बेंच में शामिल नहीं होंगी। कादी फ़ाइज़ ईसा साहब बेंच के सरबराह हैं और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर केस की समाअत 3 जून को की जाएगी, यानी मंडे को, पीर वाले दिन इसकी समाअत होगी। अब ज़रा कुछ चीज़ें आप अपने जहन में रख लीजिए और ये बड़ी क्लैरिटी के साथ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ ये चीज़ें। नंबर 1 तो कादी फ़ाइज़ ईसा साहब और जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब और जस्टिस मुसर्रत हलाली साहिबा, इन 3 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ से लिया था और ये मसला उसी दिन शुरू हुआ था। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के लोगों का कहना है क्योंकि बल्ले का निशान छीना गया जिस बेंच की जानिब से या जिस बेंच ने बल्ले का निशान वापस लिया, तो उन जज साहिबान को इस केस में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि तहरीक-ए-इंसाफ़ ये कहती है कि उन जजेस की वजह से ही ये एक बहुत बड़ा बहरान या मसला पैदा हुआ है, लिहाजा उन जजेस को अपने आप को इस मामले से अलग रखना चाहिए। यानी इसको एक और एंगल से आप देख लें कि बल्ले का निशान छिन जाने की वजह से ये मखसूस नशिस्तों का मामला हुआ और ये मखसूस नशिस्तें दे दी गई उन जमातों को जो जमातें हार गई हैं, यानी पीपल्स पार्टी को, PMLN को, बाकी जमातों को, फजलुर रहमान साहब को, MQM को, बाकी लोगों को। लिहाजा ये एतराज़ इस बेंच के अंदर इन 3 जजेस पे किया जा रहा है। एक तो वैसे ही बीमार है, वो नहीं आ रही, बाकी 2 जजेस जिनमें कादी फ़ाइज़ ईसा साहब भी हैं और जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब भी हैं, उन पर एतराज़ किया जा रहा है क्योंकि उनके एक फ़ैसले के नतीजे में ये बहरान पैदा हुआ, लिहाजा वो इस अगले बेंच में अपने आप को ना रखे। ये 2 जजेस नहीं होने चाहिए, बाकी बच गए 11 जजेस। लेकिन फ़िलहाल कादी फ़ाइज़ ईसा साहब बेंच की सरबराही कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आता है, यानी मफादात का टकराव। पाकिस्तान में एक खबर बड़े लंबे अरसे से सरगर्म है, उस खबर के ऊपर कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से किसी किस्म की तरदीद भी नहीं आई। मिसाल के तौर पे आप ये देखिए कि कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने, बरतानवी हाई कमीशन ने एक तकरीब के अंदर अप्रैल में, यानी 1-1.5 माह पहले, उन्होंने एक तकरीर की और पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात और धांधली के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया।
कोई महीना सवा महीना गुजरने के बाद काजी फायज ईसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फोरम को इस्तेमाल करते हुए बरतानिया को जवाब लिखा। यानी आप गौर कर लीजिए कि बरतानिया को जवाब देना वो ज़रूरी समझते हैं, लेकिन पाकिस्तान में एक परसेप्शन कंटिन्यूसली बन रही है, हुकूमती लोग भी ये बातें कर रहे हैं, अपोजिशन भी ये बातें कर रही है कि काजी फायज ईसा साहब के ओहदे की मुद्दत में 2 साल की एक्सटेंशन की जा रही है और काजी फायज ईसा साहब शायद उससे खुश हैं। ये खबर दी जा रही है बार बार। इसके ऊपर काजी फायज ईसा साहब जो डायरेक्टली उनकी ज़ात के हवाले से खबर बार बार आती है, उसके ऊपर ना तरदीद करते हैं ना तस्दीक करते हैं, उसके ऊपर एक खामोशी है। तो अब एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर तो हुकूमत ने काजी फायज ईसा साहब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी है, 2 साल 3 साल तक मुकम्मल करना है, तो फिर उनको 2/3 अक्सरियत चाहिए। और हुकूमत को 2/3 अक्सरियत सिर्फ इस सूरत में मिल सकती है कि 2/3 अक्सरियत के लिए उनको सारी मखसूस नशस्तें दे दी जाएँ। और ये फ़ैसला जो काजी फायज ईसा साहब की सरबराही में एक बेंच करने जा रहा है, ये फैसला हुकूमत के हक में आ जाए और मखसूस नशस्तें हुकूमत को मिल जाएं। अब बात यह है कि काजी साहब सरबराही कर रहे हैं, अगर फैसला आ जाता है कि मखसूस नशस्तें नून लीग और पीपल्स पार्टी और बाकी जमातों को दी जाएं तो 2/3 अक्सरियत हो जाएगी, और वो 2/3 अक्सरियत जो है वो काजी फायज ईसा साहब को एक्सटेंशन देने की सलाहियत रखती होगी। और अगर ये एक्सटेंशन होती है तो ये खुला एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या मफादात का एक टकराव है। तो इससे जजेस हमेशा अपने आप को बचाते हैं, यहाँ भी बचाना चाहिए। काजी फायज ईसा साहब को इसकी सरबराही नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे कानूनदान और पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसा समझती हैं। तो एक तो हो गया जी ये केस। दूसरा केस जो है, जो इमरान खान साहब जहाँ पे पेश होते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आकर बार बार, यानी 2 मरतबा पेश हुए, एक दफ़ा वीडियो लीक हुई और तस्वीरें लीक हुई, और एक मरतबा कुछ और लीक नहीं हुआ, लेकिन इमरान खान साहब ने जो बातें की वो बातें बाहर आई। अब मामला ये है कि ये नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ जो हुकूमती अपीलें हैं उनकी समात दोबारा मुकर्रर हो गई है। अभी एक आधा दिन पहले इमरान खान साहब ने वहाँ पे बातचीत की, वो आप सब ने सुनी। अब दोबारा जो तारीख लगी है वो है 6 जून। 6 जून को दिन को 11:30 बजे हुकूमत की तरफ से दायर अपीलों पर दोबारा बेंच समात करेगा। ये लार्जर बेंच है, इसमें 5 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं। काजी फायज ईसा साहब हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब बेंच का हिस्सा है। तो इमरान खान साहब दोबारा आएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और अब उनको मुझे लगता है कि जो उनके आधा घंटा के दलाइल हैं, आधे पौने घंटे के, वो इमरान खान साहब को देने का मौका मिलेगा। तो बहुत सारी खबरें जो है वो आपको 6 जून को शाम को सुनने को मिलेंगी कि इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या क्या बातें की। लास्ट टाइम उन्होंने चंद जुमले बोले थे और अब उनको ज़्यादा बोलने का मौका मिलेगा। एक और केस नाज़रीन जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ वो अहमद फरहाद, एक शायर है, उनका केस था। और ये केस दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने सुना। अच्छा, हुकूमत वहाँ पे ये कह रही है कि आप इस दरख्वास्त को निपटा दें, केस को डिस्पोज ऑफ कर दें। ठीक है, बंदा मिल गया, बंदा जो है वो अब आज़ाद कश्मीर के अंदर बंद है, तो आप इस केस को ख़त्म कर दें। लेकिन जज साहब ने कुछ और मामला उठाए। जो हुकूमती साइड है उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया कि अहमद फरहाद पर आज़ाद कश्मीर की हदूद में मुकदमा दर्ज है। अहमद फरहाद 2 जून तक जिस्मानी रिमांड पर है। उन्होंने कहा कि अहमद फरहाद से उसकी फैमिली की मुलाकात करा दी गई है, हफ्ज़े बेजा की पटिशन निपटाई जाए। तो ईमान मदारी ने कहा कि हमने सिर्फ वापसी नहीं मांगी थी बल्कि ये भी मांगा था कि जबरी गुमशुदगी के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने रिमार्क्स दिए कि यह केस तब ख़त्म होगा जब वो अदालत में पेश होगा। अब ये बड़ा अहम मामला है कि अहमद फरहाद जो है वो जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आकर पेश नहीं होंगे तब तक ये मामला ख़त्म नहीं होगा। तो ये तो मामला फिर आगे और लंबा भी चलेगा। अब इसकी वजूहात क्या हैं, वो अहमद फरहाद को भी शायद अदालत सुनना चाहती कि वो बताएं कि क्या हुआ और कैसे हुआ। और साथ ही उन्होंने कहा जिस दिन अहमद फरहाद अदालत में आएगा हम पिटीशन निपटा देंगे। फिर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कश्मीर फॉरेन टेरिटरी है, यानी उन्होंने ये अच्छा ये चीज़ बहुत अजीब लगी वहाँ पे हामिद मीर साहब को, बाकी सहाफ़ियों को और वकला को भी, कि हुकूमत ने वहाँ पे मौक़िफ़ ले लिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि कश्मीर तो हमारी टेरिटरी नहीं है, वो दूसरा मुल्क है, उसका अपना आइन और उसकी अपनी अदालतें हैं, वहाँ तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो इस पर हामिद मीर साहब ने एक सवाल उठाया। उन्होंने कहा जी अगर कश्मीर दूसरा मुल्क है तो उनका वज़ीर आज़म कह रहा है हमने तो रेंजर्स मांगी नहीं थी, तो फिर वहाँ रेंजर्स दूसरे मुल्क में भेजने का फ़ैसला किसने किया? ये बहुत अहम है। और कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, हम तो हमेशा ये कहते रहे
हम तो हमेशा ये नारा लगाते रहे हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो मकबूजा कश्मीर की बात करते रहे। तो जो अपना कश्मीर है उसके बारे में हुकूमत ने मौक़िफ़ लिया कि वो एक अलग मुल्क है, उसका अपना सिस्टम है, उसकी अपनी अदालतें, उसका अपना आइन है। और फिर उसके बाद जो है वो ईमान मज़ारी साहब ने बताया कि वहाँ पे अहमद फ़रहाद के साथ क्या हो रहा है। उन्होंने कहा दहशतगर्दी के केसेस उसके ऊपर बनाए जा रहे हैं। फिर इस पे जज साहब ने भी कुछ रिमार्क्स दिए और उन्होंने कहा कि 29 मई को उसकी गिरफ्तारी हुई है आज़ाद कश्मीर में। उससे पहले वाले वक्त को हम ढूंढ रहे हैं कि वो तब जो पहले वाला टाइम था तब वो कहाँ था। और इस पर जी प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि सर ये वहाँ की अदालत देखेगी। तो इस पर जज साहब ने रिमार्क्स दिए कि हर शख्स को कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। और फिर इस पर प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद ने मौक़िफ़ अपनाया कि अब उन्होंने कानून के दायरे में रहकर काम किया है। बहरहाल मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा यह केस सिर्फ तब खत्म होगा जब अहमद फ़रहाद अदालत में पेश होंगे। और अहमद फ़रहाद पर कितने पर्चे हुए हैं, पुलिस ने एहतजाज पर 30-40 पर्चे तो दिए होंगे। मैं अभी कमेंट नहीं करूँगा वरना पर्चों की तादाद मज़ीद बढ़ जाएगी। फिर अहमद फ़रहाद की सेहत के बारे में बताया गया कि काफ़ी ख़राब है, वो काफ़ी डिप्रेशन में है और उन्हें अस्पताल की ज़रूरत है, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। ये बात ईमान मज़ारी साहिबा ने की है। तो ये अहमद फ़रहाद वाला केस है जी, ये भी आपके सामने है। उसके अलावा इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट मैं आपके सामने रख देता हूँ। इमरान खान साहब का ये स्टेटमेंट जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए है। उन्होंने कुछ हदायत जारी की हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इमरान खान साहब ने, और वो जानते हैं कि जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, क्योंकि वो उन मुल्कों में रहते हैं जहाँ पे इंटरनेट बहुत तेज़ है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे है। तो मुझे बाद वक़्त ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं वो तो बहुत बड़ी तादाद में सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो ज़्यादा इफेक्टिवली शायद सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं। और इमरान खान साहब उनके ऊपर बहुत इन्हिसार भी करते हैं। तो इमरान खान साहब ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए पैगाम दिया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी तैयार रहें, जल्द एक शेड्यूल दिया जाएगा, आपने एहतजाज करना है। सोशल मीडिया मेरी ताकत है, नौजवानों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। अडियाला जेल से इमरान खान साहब ने ये पैगाम भेजा है। सोशल मीडिया वाला मामला जो है ना वो गले पड़ा हुआ है इस वक्त सबके। डिजिटल दहशतगर्दी का जिक्र भी आता है, किसी जगह पे कोई और जिक्र आता है, हुकूमत के लिए मुसीबत बनी हुई है। यानी सोशल मीडिया इतनी बड़ी मुसीबत है कि अच्छा खासा पहली मरतबा मरीम नवाज़ के नाम के ऊपर एक अस्पताल बन रहा था सरकार के पैसों से, और जिना अस्पताल कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिना के नाम के ऊपर, उसका वो जो एरिया है उसका तब्दील करके नाम मरीम नवाज़ के नाम के ऊपर रखा जा रहा था। अच्छी खासी सारी खुशामदी टीम ने अपना काम कर लिया था, लेकिन सोशल मीडिया की ताकत आप देखिए कि मामला सोशल मीडिया पे आता है, एक नोटिफिकेशन वहाँ पे दिखाया जाता है, उसके बाद सोशल मीडिया पे बम्बारमेंट होती है और फिर हुकूमत भाग जाती है। वो कहते हैं हम तो कर नहीं रहे, वो तो कायद-ए-आज़म के नाम पर ही होगा, मरीम नवाज़ के नाम पर नहीं होगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, हुकूमत ने बड़ा अच्छा फैसला किया, लेकिन इस पर आपको क्रेडिट सोशल मीडिया को देना पड़ेगा। इमरान खान साहब की पार्टी में बहुत सारे लोगों को जब ओहदे मिलते हैं, सोशल मीडिया पर रोला डलता है, वो बदल जाते हैं, टिकटें मिलती हैं बदल जाती हैं। सोशल मीडिया का एक इन्फ्लुएंस है, चाहे वो किसी के लापता होने के मामले में हो, चाहे किसी और केस के मामले में हो, रूल ऑफ लॉ के मामले में हो, नाइंसाफ़ी के मामले में हो, तो सोशल मीडिया इफेक्टिव है। और उसको जो लोग चाहते हैं इसको ख़त्म किया जाए, एक्चुअली वो पूरी कमांड चाहते हैं सिस्टम के ऊपर। नजम सेठी ने एक बात की, उन्होंने कहा सोशल मीडिया पर क्रैकडाउन होने वाला है, पहले जो VPN है उनको ब्लॉक किया जाएगा। अच्छा, इज़ इट पॉसिबल? क्योंकि बेशुमार किस्म के VPNs काम कर रहे हैं पूरी दुनिया में, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये बराए फ़रोख्त भी होते हैं, बेचे भी जाते हैं। तो कितने VPNs को ब्लॉक किया जाएगा? हर रोज़ाना एक नया VPN मुतारफ़ हो सकता है। तो क्या हुकूमत इसी काम पर लगी रहेगी, एक पूरा सिस्टम ये काम कर रहा होगा? और क्या ये पॉसिबल है? ये बड़ा सवाल है कि पहले VPN को ब्लॉक किया जाएगा, फिर उसके बाद YouTube को ब्लॉक किया जाएगा, उसके बाद क्रैकडाउन शुरू होगा और लोगों को पकड़ा जाएगा। ये नजम सेठी साहब ने कहा। देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान का मीडिया है ना, पाकिस्तान का जो रवायती मीडिया है उसका भी जो एक बड़ा हिस्सा है वो सोशल मीडिया पे कन्वर्ट हो चुका है, शिफ्ट हो चुका है। अगर YouTube को बैन या बंद कर दिया जाता है तो पाकिस्तान की जितनी ड्रामा इंडस्ट्री है, जितनी टूरिज्म इंडस्ट्री है, पाकिस्तान की जितनी इंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री है, पाकिस्तान की जितनी स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री है, वो सारे के सारे अपनी ज़्यादा इनकम जो है, उनका जितना मीडिया है वो अपनी ज़्यादा इनकम सोशल मीडिया से जनरेट कर रहा है, यूट्यूब के ऊपर से। ये तो चंद आपको यूट्यूब के ऊपर मौजूद जो है चंद सहाफ़ियों से जान छुड़ाने के लिए अपनी अरबों रुपए की मार्केट को आप दाव पे लगाएंगे, मेरे ख्याल में ये अकलमंदी का सौदा नहीं होगा और ये शायद हो नहीं पाएगा। नजम सेठी साहब ने शायद नाम ले लिया यूट्यूब का, ये करना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। फिर उसके बाद कह रहे हैं जी क्रैकडाउन शुरू होगा और लोगों को पकड़ा जाएगा। जरताज गुल वज़ीर साहबा ने
एक क्वेश्चन उठाया है सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि आजकल एक बड़ा मामला उठा हुआ है, ख़ास तौर पे जो मुजीबुर रहमान शामी वाला और जनरल याया वाला। तो उसमें ज़रताज गुल वज़ीर ने चंद सवालात उठाए। उन्होंने कहा, क्या 1971 में फॉल ऑफ ढाका नहीं हुआ? क्या मुल्क दो टुकड़े नहीं हुआ? क्या साजिश से मुजीबुर रहमान के मैंडेट पर डाका नहीं डाला गया? अगर कोई समझता है नई नस्ल तारीख मुजीबुर रहमान कमीशन रिपोर्ट ना पढ़े और नज़रें चुराए तो ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि इन गलतियों से सबको सीखना चाहिए। देखिए, परवेज़ मुशर्रफ साहब ने भी इसी तरह की बात की थी और परवेज़ मुशर्रफ साहब ने बाकायदा इस मामले पे ना सिर्फ मादरत बल्कि अफसोस का इजहार किया था जो कुछ भी उस दौर में बांग्लादेश में हुआ था। तो पाकिस्तान इस तरह आगे बढ़ सकता है जैसे परवेज़ मुशर्रफ ने कोशिश की थी, या जैसे मुजीबुर रहमान कमीशन रिपोर्ट है, हमें हक़ाइक़ का सामना करना पड़ेगा, उससे सीख कर आगे बढ़ना पड़ेगा। नाज़रीन, एक और बड़ी खबर ये है कि हलीमा खान साहिबा जो इमरान खान साहब की बहन है, वो तवातर से इमरान खान साहब से मुलाकातें करती हैं और मामलात को काफ़ी हद तक इमरान खान साहब के वो देखती हैं, जेल में वो कैसे रह रहे हैं, उनकी सेहत के मामलात जो है। जो लोग अब इमरान खान साहब को मिलकर आए हैं उनसे भी आज मेरी बातचीत हुई। उन्होंने कहा जी कि वो इमरान खान बहुत टफ़ आदमी बन गया है और हमें ये महसूस होता है कि उसे बाहर आने की कोई जल्दी भी नहीं है और निज़ाम जो है वो अब इमरान खान का मुकाबला नहीं कर पाएगा। कल तक मुझे ये बातें लगती थी सियासी स्टेटमेंट्स, लेकिन कल जब मैंने इमरान खान को खुद देखा तो उसके बाद मुझे अब उनकी बातों में वज़न दिखाई देता है। इमरान खान की बहनों ने, यानी उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, अडियाला जेल के बाहर धरना देने का ऐलान किया। मुगीस अली साहब ने ये रिपोर्ट किया कि अडियाला जेल के बाहर धरना दिया जाएगा। इमरान खान को चक्की में रखकर आइसोलेट कर दिया गया है, तनहा कर दिया गया है। इमरान खान की बहनों का एक अहम इंकशाफ, जुल्म के बावजूद डील नहीं करेगा इमरान खान, ये पैगाम भी उन्होंने दिया है। अब अडियाला के बाद धरना अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देने जाएगी तो फिर तो बहुत बड़ी तादाद में लोगों को आना होगा, केपी से, पंजाब से, बलूचिस्तान से, बाकी जगहों से, इस्लामाबाद से, पिंडी से, कश्मीर से, बहुत बड़ी तादाद में लोगों को आना होगा। अगर 500, 1000, 10,000 आदमी ने वहाँ जाना है तो फिर डंडे ही खाने, और फिर ये नहीं हो पाएगा जैसे हलीमा खान साहिबा कह रही हैं। तो क्या वाकई तहरीक इंसाफ वहाँ धरना दे सकती है? एक जलसा करने की वो कोशिश करते हैं, फैसलाबाद में नहीं हो पाता, कराची में नहीं हो पाता, लाहौर में नहीं हो पाता। अचानक एक जलसा करते हैं जनूबी पंजाब में और बहुत कामयाब हो जाता है। लेकिन जो बड़े शहर जहाँ पे वो कोशिश कर रहे हैं वहाँ वो जलसा नहीं कर पा रहे। अब इस्लामाबाद में जलसे की परमिशन मांग रहे हैं, कभी अदालत में जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, तो इंतज़ामिया ने उनको रवात रोड के ऊपर जलसे की इजाज़त दे दी जहाँ तारीख में कभी जलसा नहीं हुआ। जलसा या तो F9 पार्क में होता है, परेड ग्राउंड में होता है, या कहीं और जगह है। जलसे तो इन जगहों पे होते हैं। तहरीक इंसाफ कह रही है हम दोबारा इस मामले को लड़ेंगे, हम इस्लामाबाद में जलसा करना चाहते हैं, हमें F9 पार्क में जलसे की इजाज़त दी जाए जहाँ पे लोग आते हैं, इंतजामात हो सकते हैं। लेकिन इंतजामिया उन्होंने कह दिया कि रवात रोड पे चले जाएं, वहाँ जाके जलसा करें, और 39 शराइत भी साथ रख दी कि ये 39 शराइत हैं, इनके मुताबिक आप वहाँ जलसा कर सकते हैं। नाज़रीन, खबरें और भी हैं, फिर शेयर करता हूँ। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।